आज 24 दिसंबर के दिन को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। आज के दिन का उद्देश्य है सभी को अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में अवेयर करना। आज इसी मौके पर हम आ पहुंचे हैं जागरूक नागरिक के ट्रस्टी और कंज्यूमर एक्टिविस्ट पीवी मुरजानी के पास में, जिनके साथ में हम बात करेंगे कि हमें एज अ कंज्यूमर हमारे पास में क्या राइट्स हैं और अगर हमारे साथ में किसी तरह की ऐसी कोई बात होती है जहां पर हमें कंप्लेंट करनी है तो किस तरह से हम कंप्लेंट कर सकते हैं और आगे का प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि एज अ कस्टमर हमारे पास में क्या क्या राइट्स होते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं इनके साथ में। सबसे पहले मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ सर, और थैंक यू सो मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि कंज्यूमर के पास में क्या मौलिक अधिकार होते हैं उनके जो उन्हें पता होने चाहिए। हम लोग काम करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर के 6 राइट्स बताए गए हैं। राइट टू चूज, पसंदगी का अधिकार। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, सुरक्षा का अधिकार। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, माहिती का अधिकार। राइट टू जिसे कहते हैं पसंदगी का अधिकार, रजुआत करने का अधिकार। ग्राहक शिक्षण का अधिकार और नुकसान के भरपाई का अधिकार। ये 6 राइट्स जो है कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं। ये सारे राइट्स तो हमने जान लिए, लेकिन मेरा एक और सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा मतलब आपके पास में इतने सारे केसेस आते होंगे तो सबसे ज़्यादा किस तरह की कंप्लेंट्स आपके पास में आती हैं, किस क्षेत्र से आती हैं? ज़्यादातर कंज्यूमर के अंदर जो है 2 चीज़ें आती हैं। एक तो चीज़ वस्तु है और दूसरी है सेवाएं। चीज़ वस्तु आप समझ सकते हैं कि आपने टीवी लिया, फ्रिज लिया, मोबाइल लिया, स्कूटर लिया, कार ली, वो डिफेक्टिव निकली तो उसकी कंप्लेंट हो सकती है। लेकिन सर्विसेज ज़्यादा हैं, जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस है, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स, उसकी नेग्लिजेंस हो तो कंज्यूमर आता है। हाउसिंग सर्विसेज हैं जिसमें डॉक्टर, बिल्डर, डेवलपर जो हम हाउस खरीदते हैं वो अगर डिफेक्टिव हो तो उसकी कंप्लेंट आती है। इंश्योरेंस सेक्टर की कंप्लेंट आज तक ज़्यादा आ रही है क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस, मेडिक्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनियां नकार देती हैं। कोरोना के टाइम पर बहुत सारे मेडिक्लेम जो है नकार दिए थे। थाउजेंड्स केसेस जो हैं पूरे भारत में हुए। आज जितने केसेस जो कंज्यूमर कोर्ट में पेंडिंग है उसमें 60% से ज़्यादा इंश्योरेंस सेक्टर के केसेस हैं। उसके बाद बिल्डर, उसके बाद डॉक्टर्स, और उसके अलावा बहुत सारी सेवाएं हैं जैसे एयरलाइन सेवा है, बस सेवा है, आपको बैंकिंग सेवा है, रेलवे सेवाएं हैं, पोस्टल सेवाएं हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं जो हम लोग रोज बरोज खरीद करते हैं। इन सभी फील्ड से मतलब अलग अलग फील्ड से कभी कभी कंप्लेंट्स आती हैं, और अगर किसी को कंप्लेंट करनी है तो वो क्या डायरेक्ट यहाँ पर आके कंप्लेंट करता है सर? इसमें कंप्लेंट करने के 3 प्रकार हैं। एक तो कंप्लेनेंट खुद भी कंप्लेंट लिखकर कंज्यूमर कोर्ट में दाखिल कर सकता है। 5 लाख तक उसकी कोई फ़ी नहीं होती है। 5 लाख से 10 लाख तक 100 रुपये उसकी फ़ीस है। 10 लाख से 20 लाख तक, 15 लाख तक 200 रुपये है। 15 लाख से 20 लाख तक 300 रुपये है और 50 लाख तक 500 रुपये है। इतनी मिनिमम फ़ी है। कंज्यूमर डायरेक्ट जाकर कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन उसकी हर मुद्दत पर, हर तारीख पर उसको वहाँ जाना पड़ेगा। दूसरा प्रावधान है कि एडवोकेट के मार्फत वो अपनी कंप्लेंट पेश कर सकता है। तीसरा प्रावधान है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, जैसे हम हैं, जागरूक नागरिक हैं, वहाँ कंप्लेंट करें, हम उनके बदौलत कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करेंगे। ये प्रावधान, कंज्यूमर कोर्ट का जो प्रावधान है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का, केवल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ही है जिसमें आप कंप्लेंट करें और ऑर्गेनाइजेशन आपके तरफ से लड़ेगी। ये जो सारा प्रोसेस होता है सर, ये मतलब कितनी देर का होता है? मतलब जैसे आपने कहा कि अलग अलग फील्ड से कभी कभी कंप्लेंट्स आती हैं, तो इसमें समय भी अलग अलग लगता है। क्या प्रोसेस रहता है कंप्लेंट के बाद में सारी चीज़ें सॉल्व होने का? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में त्रिस्तरीय न्याय पद्धति है, क्वासी जुडिशियल सिस्टम। उसमें 50 लाख रुपए तक की जो कंप्लेंट हो वो आप कंज्यूमर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में आप फरियाद कर सकते हैं। 50 लाख से 2 करोड़ तक हो तो आप स्टेट कमीशन में कंप्लेंट कर सकते हैं, जो हमारी अहमदाबाद में है। और 2 करोड़ से ऊपर हो, कितनी भी हो, तो आप नेशनल कमीशन जो दिल्ली में है वहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर 50 लाख के अंदर आपने कंप्लेंट फाइल की तो उसमें कम से कम 1 से 1.5 साल 2 साल तक समय लगता है कंप्लेंट चलाने में। उसका जजमेंट आ गया
उसके बावजूद इंश्योरेंस कंपनी या डॉक्टर या बिल्डर वो अपील कर सकता है, वो अपील स्टेट कमीशन में कर सकता है। वो हारने या जीतने के बाद वो बिल्डर या डॉक्टर या कंज्यूमर कोई भी नेशनल कमीशन में अपील कर सकता है। नेशनल कमीशन के ऊपर वो आप जो है अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ऐसे त्रिस्तरीय न्याय पद्धति है। हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रोज़मर्रा का जो मतलब क्षेत्र है वो है रेलवे का क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र। तो मैं ये जानना चाहूँगी और मेरे ख़्याल से दर्शकों के भी सबसे ज़्यादा सवाल यही होंगे कि रेलवे से किस तरह की कंप्लेंट सबसे ज़्यादा आती है? रेलवे का टाइम टेबल होता है, उस टाइम से रेलवे को चलना चाहिए। अगर रेलवे नहीं चलती है या कैंसिल हो जाती है, उस हालत में कंज्यूमर कहाँ जाए? उसको या फ्लाइट पकड़नी पड़े या बस से आना पड़े, या उसकी रिजर्वेशन है और दूसरा ऐसी कंप्लेन आती है। दूसरा, रेलवे में आप सफ़र कर रहे हैं, रिजर्व कोच में हैं, आपकी बैग चोरी हो जाती है, तो रेलवे की जवाबदारी है, ऐसी कंप्लेन आती हैं। और उसके अलावा रेलवे में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। अगर आपको कुछ तकलीफ हुई है, आपको कुछ अटैक आया या आपका बीपी नॉर्मल एबनॉर्मल हो गया, तो रेलवे के पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए हर डब्बे में। वो अगर नहीं है, ऐसी कंप्लेन आती है। इस तरह की बहुत सारी डेफिशिएंसी की कंप्लेन हमारे यहाँ आती है। आजकल आपको क्या लगता है कि वैसे तो आजकल बहुत लोग स्मार्ट हो गए हैं, सारी चीज़ें अवेयर उनको मतलब पता चलने लगी हैं, लेकिन फिर भी कुछ-कुछ ऐसी बातें होती हैं कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। तो कंज़्यूमर राइट्स में ऐसा कौन-सा कोई टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को थोड़ी कम जानकारी है या कम ही लोगों को जानकारी है? ऐसे कोई राइट्स हैं? आजकल सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है हुँ, और बैंकिंग वगैरह भी जो है वो इंटरनेट बैंकिंग हो गया है। हुँ, उसमें बहुत सारी चीटिंग होती हैं, बहुत सारा अनफेयर होता है। आपको फ़ोन आते हैं कि आपको लोन चाहिए, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, फिर इस तरह आपको लोन में या इसमें फंसा कर आपके पास ओटीपी भेजेंगे। आप ओटीपी उनको बताइए, आपका खाता खाली कर देंगे। अब आप उसमें सावधान रहिए। जो भी आपको ओटीपी वगैरह भेजे, कोई आपको लोन देने के, आप अभी देखिए बैंक में जाइए और लोन अप्लाई कीजिए 5 लाख के लिए, तो 5 लाख लोन के लिए आपके सारे दस्तावेज मांगेंगे। वो आपको बोलेंगे हमारे 5 लाख आपके लोन मंजूर हो गए। ऐसा एक किस्सा मेरे साथ हुआ था। हमारे काका के लड़के की मृत्यु हुई थी। मैं बेसना में बैठा हुआ था, मुझे फ़ोन आया कि सर आपका 5 लाख का लोन सेंक्शन हो गया है, आप कब आ रहे हो? मैंने बोला कहाँ से बोल रहे हो? बोले हम सिटी बैंक से बोल रहे हैं। ठीक है, आपका एड्रेस दे दीजिए। एड्रेस दिया, फिर हमने उसको फ़ोन किया दूसरे दिन कि हमने तो कोई अप्लाई किया नहीं लोन, ऐसे 5 लाख कैसे सेंक्शन हो गया? जो लोग सेंक्शन करे उसको देते नहीं हो आप। तो उसमें मुझे लगा चीटिंग है, तो मैंने पुलिस कमिश्नर से कंप्लेन की। पुलिस कमिश्नर ने कंप्लेन करने के बाद वो लोगों ने उनके जवाब लिए, उनकी नकल लेकर मैंने कंज्यूमर कोर्ट में फाइल की कंप्लेन कि मेरा जो नंबर है, प्राइवेट नंबर है, वो इनके पास सिटी बैंक के पास कैसे गया। वोडाफोन को और बैंक को मैंने पार्टी बना के केस किया। और मुझे ये तकलीफ हुई है कि मैं अपने भाई के बेसने में बैठा हुआ था और उन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया। वो केस चला और मुझे 5,000 रुपये वोडाफोन की तरफ से और 15,000 रुपये सिटी बैंक की तरफ से मुआवजा मिला। तो आपकी कोई प्राइवेसी में खलल करता है, आप अपने राइट से जागृत हैं, तो आप उसका मुआवजा ले सकते हो। अभी बैंक की बात निकली है तो ऐसी कई खबरें हम आए दिन पढ़ते रहते हैं जिसमें अगर लोन लिया है तो उसका जो हफ्ता हमें देना होता है उसमें कई बार ऐसी बातें कही जाती है बैंक द्वारा कि अगर सपोज कि जिस किसी हस्बैंड के नाम से लोन है तो उनकी मृत्यु के बाद में वो लोन माफ कर दिया जाता है, लेकिन जब ऐसी कोई घटना घटती है तो बैंक वाले कभी कभी मुकर जाते हैं इस चीज से और इस तरह के किस्से भी बहुत बार बने हैं। तो उस वक्त व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने राइट्स के बारे में अपने लिए कदम उठाना चाहिए? उस बारे में बताइए सर। जब कोई लोन लेता है तो उसके साथ बैंक एक इंश्योरेंस देती है, लाइफ इंश्योरेंस देती है। वो लाइफ इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, लेकिन बैंक अपने अपने जो पैसे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस देती है। आप 25 लाख लोन लिए, 25 लाख का लाइफ इंश्योरेंस देंगे। उसका वन टाइम प्रीमियम होता है। आपने 25 लाख में 10 लाख भर दिए, 15 लाख बाकी रहे, तब उसका हस्बैंड गुजर गया तो इंश्योरेंस कंपनी 15 लाख देगी। ऐसे लाइफ इंश्योरेंस के केसेस हमारे कोरोना के बाद बहुत सारे बढ़े। कोरोना में मृत्यु के बाद ये जो बैंकें अरे इंश्योरेंस कंपनी थी, उन्होंने क्लेम नामंजूर करना शुरू कर दिए कि हमारे वहाँ क्रिटिकल
इलनेस ही इसमें आती है और कोरोना क्रिटिकल इलनेस में नहीं है। हमारे वहाँ 11 बीमारियां हैं, कैंसर है, हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है, वो है मेजर, लेकिन ये मेजर क्रिटिकल इलनेस में कोरोना नहीं आता है। तो कोरोना तो पहले था ही नहीं, जब आपने नियम बनाए थे तब कोरोना था ही नहीं, लेकिन क्रिटिकल से महा क्रिटिकल था, वो तो पेंडेमिक था, वो तो वर्ल्ड वाइड हुआ था और सबको जानते थे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हमारे लिस्ट में कोरोना नहीं है। हमने केस फाइल किए बहुत सारे, सब जीते, और उसके बाद उन्होंने अपील की इंश्योरेंस कंपनी ने, वो अपील भी हमने जीती है। अभी ऐसे केसेस अभी भी कुछ पेंडिंग है जिनमें सबको मुआवजा मिलेगा। अब आज के दिन को कंज्यूमर राइट्स डे की तरह भी मनाया जाता है, तो मैं आपसे कहूँगी कि एक छोटा-सा मैसेज हमारे दर्शकों को उन्हें अवेयर करने के लिए आप क्या देंगे सर? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो भी चीज़ वस्तु खरीदें उसका बिल लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जीएसटी या कुछ देने, वेट वगैरह देना न पड़े तो कोटेशन ले आते हैं, फर्नीचर ले आते हैं, वो बोलते हैं 18% वेट होगा या जीएसटी होगा, ठीक है कोटेशन आप ही दो ना, चल से। फिर वो आते हैं कि साहब मैंने 1 लाख का फर्नीचर लिया, अभी उसमें तो ये लकड़ी बोली थी ये नहीं निकली, अब ये लकड़ी खराब हो गई। तो बिल नहीं होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपना गवर्नमेंट को भी नुकसान कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं। पहली बात तो बिल लीजिए, अवश्य लीजिए। दूसरा कि गारंटी वारंटी कार्ड हो तो वो अवश्य लीजिए, और पैसे जो है हो सके तो चेक से या ऑनलाइन बैंकिंग से ट्रांजैक्शन कीजिए, कैश का ट्रांजैक्शन बन सके इतना कम कीजिए, तो आप जागरूक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जैसा कि सर ने कहा कि बिल लेना ये तो बहुत वक्त से हर कोई बोलता आया है, लेकिन फिर भी हम में से कई लोग हैं जो इस बात से चूक जाते हैं। पर ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास में जो अधिकार हैं वो हमारे लिए बनाए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, और अगर किसी के भी साथ में इस तरह की कोई बात होती है, कोई घटना होती है, तो वो आकर यहाँ पर कंप्लेन कर सकता है, और जैसा कि सर ने कहा कि वो खुद भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। आपके पास में अधिकार है तो इसका इस्तेमाल कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने अब तक मैसेज पहुँचाने की कोशिश करी है वो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। फिर से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।